हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में सब्जेक्ट हिंदी के पार्ट 2 बोध को पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन बोध। स्टार्ट करते हैं लेसन। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। अध्यापक मीन्स टीचर। वे सदा पछताया करते थे कि कहाँ से इस जंजाल में फंसे। यदि किसी अन्य विभाग में नौकरी होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं। वे भी इधर आए उधर गायब, न खाने का सुख न पहनने का सुख, है ना। एक टीचर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वो पंडित चंद्रधर एक टीचर्स थे, है ना। वो उनके बारे में बता रहे हैं। पंडित जी के पड़ोसी में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह जो थाने में हेड कांस्टेबल थे, और दूसरे मुंशी बैजनाथ जो कचहरी में दैनिक आय व्यय का हिसाब रखने का कार्य करते थे, है ना। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से अधिक न था, तब भी उनकी जिंदगी चैन और सुखमय थी। संध्या को वे ऑफिस से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों आदमियों के पास टहलुए थे। घर में कुर्सियाँ, मेजें, कालीन आदि सामग्री मौजूद थी। सारे मोहल्ले में उनका रोब दाब था। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर दुकानदार उठकर सलाम करते। उनके लिए बाजार में अलग अलग भाव थे। 4 पैसे की चीज़ 2 पैसे में लाते। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता। पंडित चंद्रधर के पड़ोस में 2 और महाशय रहते थे, ठाकुर जी और एक कचहरी में जो मुंशी थे। वो बोलते उनकी आय तो कम थी, पर वो उनका रुतबा मोहल्ले और बाजार में था। उनके घर में सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें उपलब्ध थी, है ना। पंडित जी ने उनके ठाट बाट देखकर कुड़ते और अपने भाग्य को कोसते। उन्हें साधारण पहाड़ों का भी ज्ञान न था। इस पर भी ईश्वर ने उन्हें संपन्नता दे रखी थी, किंतु वे पंडित जी पर बड़ी कृपा रखते थे। उनके घर कभी थोड़ा आटा, कभी दूध, तो कभी थोड़ी सी तरकारियाँ भेज देते थे। इसके बदले में पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती थी। ठाकुर साहब कहते, पंडित जी ये लड़के हर घड़ी खेला करते हैं, जरा इनकी खबर लेते रहिए, है ना। मुंशी जी और कौन, वकील साहब जो उनके पड़ोसी है। मुंशी जी भी कहते, ये लड़के आवारा हुए जा रहे हैं, जरा इनका ख्याल रखिए। अपने बेटों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं वो। ये बात इस तरह से कही जाती थी मानो पंडित जी उनके गुलाम हैं। पंडित जी को ऐसा फील होता था कि वो उनके गुलाम हैं, वैसा उनको रुबाब से बोल के जाते थे। उन्हें ऐसा महसूस होता था। पंडित जी को यह व्यवहार असह्य था, मतलब सहने योग्य नहीं था, किंतु वे उन लोगों को नाराज नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हीं की बदौलत कभी कभी उन्हें दूध दही के दर्शन हो जाते थे और बाजार से चीज़ें भी सस्ती मिल जाती थी, है ना। शिक्षक की इस नौकरी को छोड़ने के लिए उन्होंने बड़े बड़े यत्न किए। पंडित चंद्रधर ने शिक्षक की नौकरी को छोड़ने के लिए बड़े बड़े प्रयास भी किए। प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदें की, पर कुछ न हुआ। अंत में हार कर वो बैठ गए। हाँ, इतना था कि वे पाठशाला ठीक समय पर जाते, देर तक आते, मन लगाकर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे। साल में कुछ इनाम देते और वेतन वृद्धि का जब भी कभी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। पाठशाला में लड़कों की संख्या बढ़ गई थी, क्योंकि उनके पढ़ाने का तौर तरीका बहुत अच्छा था। लड़के भी उन पर जान देते थे। लड़के में उनके स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे।
एक बार सावन के महीने में मुंशी जी बैद्यनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने अयोध्या की यात्रा की सलाह की। बरसात के दिन थे, सपरिवार जाने में मुश्किलें थी, किंतु सब जाना चाहते थे। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा गया। पंडित जी ने मना किया, किंतु जब उन लोगों ने उनका खर्च देना स्वीकार किया तो वे अयोध्या की यात्रा का ऐसा सुअवसर पाकर रुक न सके। एक बार सावन के महीने में बैद्यनाथ जी ठाकुर जी ने अयोध्या की यात्रा करने की सलाह दी। बरसात के दिन थे, सहपरिवार जाने में मुश्किलें थी, किंतु सब जाना चाहते थे। तो उन्हें पंडित जी को कहा, पंडित जी ने कहा को खर्चा वगैरह उन्होंने बताया कि इतना खर्चा लगेगा, तो वो ऐसा सुअवसर पाकर उन्होंने मना नहीं कर सका। चलिए आगे क्या होता है अपन देखते हैं। बिल्लोर से रात के 1 बजे गाड़ी छूटती थी। खा पीकर सभी स्टेशन पर जा बैठे। जिस समय गाड़ी आई चारों ओर भगदड़ सी मच गई। जब गाड़ी स्टेशन पर आती है तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, आने जाने वाले लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। हजारों यात्री जा रहे थे। इस उतावली में मुंशी जी पहले निकल पड़े। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ साथ एक डब्बे में चढ़े। डिब्बों में जगह की बड़ी कमी थी क्योंकि भीड़ भाड़ होती है ना। परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री ही थे। ठाकुर साहब चाहते थे कि वे लेटे, ये यात्री उठ जाए और जगह निकल आए। उन्होंने एक यात्री को डांटकर कहा, उठ बैठो जी, देखते नहीं हम लोग खड़े हैं। मुसाफिर लेटे लेटे बोला, क्यों उठ बैठे जी, यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। उनकी तू में होने लगी, है ना। ठाकुर साहब तुम कौन हो जी? मुसाफिर, हम वही है जिन पर आपने जासूसी का आरोप लगाया था और जिसके द्वार से आप नगद 25 रुपये लेकर टले थे। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री ठट्टा मारकर हंसा और बोला, और साहब मुझे क्यों नहीं उठाए? ठाकुर साहब क्रोध से लाल हो गए और सोचने लगे, अगर ये थाने में होते तो इनकी जबान में खींच लेता, है ना। संदूक नीचे रख दो, बस थोड़ी बैठने की जगह हो जाए। उन्होंने कहा। यह सुनते ही दूसरा मुसाफिर बोला, और आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? इसमें कौन सी एटी हुई जाती है? यह थाने थोड़े ही है कि आपके राज में फर्क पड़ जाएगा। थानेदार को ऐसा बोल रहा है, वो यात्री जो बैठा हुआ लेटा हुआ था। ठाकुर साहब जी ने उसकी ओर भी ध्यान देकर पूछा, क्या तुम्हें भी मुझसे कोई बैर है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी तो सूरत भी मैंने नहीं देखी, है ना। ऐसा वो बोल रहा है। दूसरा मुसाफिर बोला, आपने मेरी सूरत नहीं देखी होंगी, पर आपके डंडे ने तो देखी है ना। इसी गांव के मेले में आपने मुझे कई डंडे लगाए हैं। मैं चुपचाप तमाशा देख रहा था, पर आपने आकर मेरा कचूमर निकाल दिया। मैं चुप रह गया, परंतु घाव दिल पर लगा हुआ है। यह कहकर उसने पाँव और फैला दिए, मतलब उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं दी। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट न हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब जी को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब जी ने बाल बच्चों को वहाँ से निकालकर दूसरे डब्बे में बैठा दिया। उन दोनों दुष्टों ने उनका असबाब उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी में उतरने लगे तो उन्होंने ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफार्म पर गिर पड़े। उधर मुंशी बैद्यनाथ जी की और भी बुरी दशा थी। सारी रात जागते हुए गुजारी। जरा पैर फैलाने तक की जगह नहीं थी। तबीयत खराब हो गई। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़े होने लगी। बेचारे बड़ी मुश्किलों में पड़ गए। चाहते थे कि किसी भांति लेट जाए, पर वहाँ तो पैर हिलाने की भी जगह न थी। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह सहन किया। आगे चलकर विवश हो गए। एक स्टेशन पर उतर पड़े, प्लेटफार्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी। असबाब उतारा, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। गाड़ी चल दी। दारोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वे भी उतर पड़े। मुंशी जी की दशा और बिगड़ गई।
ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव के और दस्त स्टेशन मास्टर जी ने यह हाल देखा तो वो समझ गए कि हैजा हो गया है, उनको बीमार हो गए हो, है ना। हुक्म दिया, रोगी को अभी बाहर ले जाओ। विवश होकर ये लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा कि डिस्ट्रिक्शन बोर्ड की तरफ से वहाँ एक छोटा सा अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट, है ना। उन लोगों की जान में जान आई। किसी से यह मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लौर के रहने वाले हैं। थोड़ा ठांडस बंधा और दारोगा जी अस्पताल दौड़े। वहाँ का नाम था चोखेलाल कंपाउंडर था। लोग आदर से डॉक्टर का कहा करते थे। चीख पुकार सुनकर बाहर निकल कर बोले, कौन है ना। बैद्यनाथ जी अचेत तो थे ही, है ना। बैद्यनाथ अचेत तो थे नहीं, डॉक्टर की आवाज़ सुनी तो पहचान गए। धीरे से बोले, अरे ये तो बिल्लौर के ही है, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय जी, मुझे पहचानते हो? चोखेलाल ने कहा, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। मेरा घर बिल्लौर में है। वहाँ मेरी थोड़ी सी ज़मीन है। साल में 2 बार उनकी देखभाल को जाना पड़ता है। तब तहसील में लगान भरने जाता हूँ। मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं। न दूँ तो शाम तक खड़ा रहना पड़े। अच्छा, मेरी फीस 10 रुपये निकालिए, दवा लीजिए और अपनी राह नापिए। दारोगा जी विवश हो गए। बैद्यनाथ जी की स्त्री ने से रुपए मांगे। तब उसे अपनी बक्से की याद आई। छाती पीट ली। दारोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपये निकालकर चोखेलाल को दे दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर कुछ फायदा न हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता पड़ी। मुशियाइन का एक गहना जो 20 रुपये से कम न था, बाजार में बेचा गया। तब काम चला। शाम तक मुंशी जी चंगे हुए। रात को गाड़ी में बैठे अयोध्या पहुंचकर ठहरने के स्थान की खोज हुई। पंडों के घर जगह नहीं थी। घर घर में आदमी भरे हुए थे। सारी बस्ती छान मारी पर कहीं ठिकाना न मिला। अंत में यह निश्चय हुआ कि किसी पेड़ के नीचे डेरा जमाना चाहिए। किंतु जिस पेड़ के नीचे जाते थे वहीं हाथी पड़े मिलते थे। खुले मैदान में रेत पर पड़े रहने के सिवा और कोई उपाय न था। एक स्वच्छ स्थान देखकर बिस्तर बिछाए और लेटे। इतने में बादल घिर आए। बूंदें गिरने लगी। बिजली चमकने लगी। गरज से कान के पर्दे फटने लगे। बच्चे रोने लगे। स्त्रियाँ के कलेजे काँप रहे थे। अब यहाँ ठहरना दुहस था। आखिर जाए कहाँ? अकस्मात एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। वह निकट पहुँचा तो पंडित जी ने उसे देखा। सूरत कुछ पहचानी सी मालूम हुई, किंतु ये विचार न था कि यहाँ कहाँ देखा है। पास जाकर बोले, क्यों भाई साहब, यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेंगी? वह मनुष्य एकाएक पंडित जी की ओर ध्यान देकर बोला, आप पंडित चंद्रधर तो नहीं, है ना? पंडित जी प्रसन्न होकर बोले, जी हाँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? उस मनुष्य ने सादर पंडित जी के पैर छुए और बोला, मैं आपका पुराना शिष्य हूँ। मेरा नाम कृपाशंकर है। मेरे पिता कुछ दिन बिल्लौर में डाक मुंशी थे। उन्हीं दिनों में आपकी सेवा में पढ़ता था। पंडित जी की स्मृति जागी और बोले, ओहो, तुम कृपाशंकर हो। जब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होंगे। कृपाशंकर, जी हाँ, 9वां साल था। मैंने वहाँ से आकर इंटर पास की। अब यहाँ सरकारी नौकर हूँ। कहिए, आप अच्छी तरह से तो हो? सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। आप यहाँ कब आए? पंडित जी, आज ही आया हूँ। यहाँ पंडों के घर जगह न मिली। विवश होकर इसी स्थान पर रात काटने का निश्चय किया। कृपाशंकर, बाल बच्चे साथ हैं? पंडित जी, नहीं, मैं तो अकेला हूँ, पर मेरे साथ दारोगा जी, मुंशी जी और उनका परिवार है। कृपाशंकर, गुरुजी उनके साथ ले चलिए। मेरा मकान खाली पड़ा हुआ है, वहाँ आराम से 2-4 दिन ठहरिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपको सेवा का करने का मुझे अवसर मिला। कृपाशंकर की कई
कई कुली बुलाए और सबाब उठाए और उन्होंने अपने मकान पर ले गए। साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाई बिछा दी। घर में पूरियाँ पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता। हृदयोल्लास से उनका मुख कमल चमक रहा था। उनकी विनय और नम्रता सबको मुग्ध कर दिया और सब लोग खा पीकर सो गए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। उनकी विचार शक्ति इस यात्रा की घटनाओं का लेखा जोखा लगा रही थी। रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोक कसोट के सम्मुख कृपाशंकर की सहृदयता और शालीनता प्रकाशमय दिखाई देती थी। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या में रहे, किसी बात का कष्ट न हुआ। कृपाशंकर ने उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन कराए। तीसरे दिन जब सब लोग चलने लगे तो कृपाशंकर स्टेशन तक पहुंचाने आया। जब गाड़ी की सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और बोला, कभी कभी इस सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी घर पहुँचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।